अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच चुके हैं। ये दौरा नहायत अहम है क्योंकि नई हुकूमत बनने के बाद इमरान खान के नुमाइंदे और वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा अमरीका है। शाह महमूद कुरैशी साहब की अमरीका में सरगर्मियाँ क्या होंगी और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर किन मामलात पर बात करना होगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो से मुलाकात करेंगे, जो कि 1 अक्टूबर के बाद मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली के सामने 29 सितंबर को आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली का मामूल का इजलास साल में एक दफ़ा होता है, जिसमें 200 के करीब ममालिक शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज भी जनरल असम्बली से उसी रोज़ खिताब करेंगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बाहमी मुलाकातें भी करेंगे। इसके अलावा वो 26 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में भी शरीक होंगे। शाह महमूद कुरैशी OIC के कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप में भी शिरकत करेंगे, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को मंज़िर आम पर लाएंगे। न्यूयॉर्क में उनकी भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात भी होना थी, लेकिन भारत हाँ करके अगले रोज़ ही मुकर गया। भारत की जानिब से वज़राए ख़ारजा मुलाकात की मनसूखी का जवाज़ BSF एहलकारों की हलाकत और पाकिस्तान में बुरहान वानी के डाक टिकट के इजरा को बनाया गया। भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि मकबूजा कश्मीर में बागी ग्रुपों को पाकिस्तानी ताउन हासिल है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को जवाब एक ट्वीट में यूँ दिया: मुज़ाकरात की बहाली की मेरी दावत के जवाब में भारत का मनफी और मुतकब्बर रवैया बाइस से अफसोस है। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने अदना लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर काबिज होते देखा है। ये लोग बसारत से आरी और दूर अंदेशी से यकसर महरूम होते हैं। भारतीय आर्मी चीफ के गैर जिम्मेदाराना बयान ने मामलात को मजीद उलझा दिया। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो करता आया है। पाकिस्तान को दर्द महसूस कराने का वक्त आ गया है। भारतीय जनरल रावत ने मजीद इक़दामात करने की भड़क भी मार दी और कहा, हम अपनी अगली कार्रवाई की तफसीलात बता नहीं सकते। भारतीय फ़ौज की कार्रवाई में हमेशा सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज ने भी भारतीय फ़ौज के सरबराह के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम हमसायों और खित्ते के मफाद में अमन का रास्ता चुनते हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालने के बाद भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से भी इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद का ख़त लिखा गया था। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म ने भारतीय हम मनसब को जवाबी ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौका पर दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात का कहा। भारत की जानिब से दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात की हामी भी भर ली गई, लेकिन मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस के एहलकारों की मुबैना अस्करियत पसंदों के हाथों अमवात के बाद भारत ने मुलाकात से इनकार कर दिया। इस मुलाकात से दोनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए राह हमवार हो सकती थी, लेकिन भारत की ना से अब ये मुमकिन नहीं। नाजरीन, इस वक्त लाहौर से हमारे साथ हैं अहमद रशीद साहब, नुमाया मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी और मुसन्निफ हैं। इनकी किताबों में शामिल हैं तालिबान और द रीसर्जेंस ऑफ सेंट्रल एशिया, इस्लाम और नेशनलिज्म। मसूद हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क से, नुमाया सहाफ़ी हैं, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा पर ख़ास तौर पर रिपोर्ट करते हैं और इनका 30 साला तजर्बा है। भारत पाकिस्तान अमूर पर भी लिखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमें गुजरावाला से ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, साबिक नून लीग हुकूमत में वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर कॉमर्स भी रह चुके हैं। प्रोग्राम के बकिया हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे खुर्शीद कसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले मसूद हैदर साहब, चूँकि इस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारजा अमरीका पहुँच गए हैं, 10 रोज़ा दौरा है, इसके अंदर जो अहम मुलाकातें हैं वो क्या होंगी? सबसे जो अहम जो उनकी जो चीज़ है, उनकी तकरीर है 29 सितंबर को, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में होगी, और कहा जाता है कि वो अपनी स्पीच जो है उर्दू में करेंगे। हम देखते हैं कि क्या होता है कि उर्दू में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे, बहरहाल ये है। अच्छा, मगर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ भी तो इनकी मुलाकात है, कहा जा रहा है कि वो 30 सितंबर के बाद होगी। उसके बारे में आपके पास क्या मालूमात है? से सारे के सारा पाकिस्तान के ऊपर ये कि जी आपको जो टेररिस्ट जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये उसके ऊपर ज़्यादातर पॉम्पियो साहब जो है जोर डालेंगे। और क्योंकि इस वक्त
क्योंकि हिंदुस्तान ने भी बार बार प्रेशर डाला है पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं जी ये पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो और ये जो अभी कैंसिल की मीटिंग, उन्होंने एक जो घोषणा है कि मीटिंग कैंसिल हुई और वो जो है वो उसी पे सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान को तो सारा प्रेशर आ रहा है वो अमेरिका की तरफ से, क्योंकि आप और करें और कुछ करें कि तालिबान को कंट्रोल करें। ठीक है, और इसी तनाजुर में इस दौरे को देखा जाएगा कि पाकिस्तान से इस वक्त तवक्कुआत ज़्यादा होंगी कि वो यहाँ पे मुबैना तौर पे जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनको रेन इन करें। जी सबसे अहम चीज उसकी ये होगी। ठीक है, अहमद रशीद साहब, मसूद हैदर साहब ने कुछ बताया कि वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी। आपने भी एक आर्टिकल लिखा था जहाँ आपने ये कहा था कि पाकिस्तान ने यहाँ पे जो इंटरनेशनल एनजीओज़ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन बहुत जो है मुश्किल कर दी है। तो क्या एक ये भी पहलू होगा चूँकि तमाम दुनिया तर के मुमालिक वहाँ पे होंगे जिनकी एनजीओज़ इंटरनेशनल एनजीओज़ यहाँ पे पाकिस्तान में काम करती हैं, अगर पाकिस्तान यहाँ पे मुश्किलात पैदा करता है उन इंटरनेशनल एनजीओज़ के लिए काम करने का, तो उसका जो असर होगा वो इस दौरे के ऊपर क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो अफगानिस्तान है, मगर अफगानिस्तान के साथ साथ फैटिफ का भी मसला है। ये एक बैनुल अक़वामी मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ एक तंजीम है जिसमें अभी तक उनका मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की सफ़ा नहीं किया है, और ये बहुत अहम होगा अगर हम नहीं करते हैं या हम उनको फैटिफ वालों को खुश नहीं करते हैं तो 2-3 महीने के अंदर हमारे ऊपर सिलेक्टेड सैंक्शंस भी लग सकते हैं। और वो जब इकॉनमी वैसे ही बहुत मुश्किलात में है और जब हम लोन्स भी मांग रहे हैं IMF से, चीन से, सऊदी अरेबिया, ये एक बहुत धक्का बाज होगा। तो वो ज़रूर अमेरिका पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। तीसरी बात ये है इंटरनेशनल NGOs या जो मददगार तंजीमें हैं मुल्क में, वो कोई 2 साल से मुसलसल उनके ऊपर प्रेशर है कि आप या तो आप ऐसे काम करें जो पाकिस्तान हुकूमत आपको बताए, और या आप चले जाएं या आप अपने काम को रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये ज़ाहिर है बहुत बैनुल अक़वामी तौर पे ये एक बहुत धक्का होगा अगर ऐसे होता है। इसलिए ये सब अगर चले जाएं तो आपकी आइसोलेशन और भी बढ़ जाएगी, और जो छोटे मुल्क हैं ख़ासतौर यूरोप में वो ज़्यादातर मदद देते हैं पाकिस्तानी NGOs को और बैनुल अक़वामी NGOs। अफ़गानिस्तान ही असर करेगा हर चीज़ के ऊपर। जब तक हम ये तालिबान और हक्कानी को रोके नहीं या हम तालिबान के ऊपर कुछ जो जितना हम कर सकते हैं, और ये भी शक है कि पूरी तौर से तो हम नहीं कर सकते, मगर जितना हम कर सकते हैं उनको सीज़ फायर की तरफ हमने धकेलना चाहिए। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह अहमद रशीद साहब ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका के जो बामी ताल्लुकात हैं अगर उन्होंने बेहतर होना है तो अफ़गानिस्तान में हालात बेहतर होने पड़ेंगे, और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा और उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि हम ये सिर्फ नहीं चाहते कि आप हक्कानी नेटवर्क को मुज़ाकराती या अफ़गान तालिबान को मुज़ाकराती मेज़ पे लाएं, हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ पे जो मुबैना तौर पे सेफ़ हेवन्स हैं जो हमारे पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं उनका भी आप सफाया करें। आप लोग भी कहते रहे, ये हुकूमत भी कहती रही कि यहाँ पे कोई सेफ हेवन्स नहीं है, मगर बार बार उनकी तरफ से मुतालबा आता है। तो रियली व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? हमने पिछली हुकूमत ने नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, अफवाज पाकिस्तान से मिलकर हमने ज़र्ब-ए-अज़ब लड़ी, अपनी सरजमीन को इन तंजीमों से पाक किया। उसके बाद रद्दुल फसाद आज तक जारी है। पाकिस्तान की अफवाज, हमारे जवान और अफसर अभी तक उसमें शहादतें दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम ये जो बात है कि पाकिस्तान संजीदा है और पाकिस्तान भी इन तंजीमों को निकालना चाहता है, वो जाके हिट करता है जो अमेरिका का एग्जिट होना है अफगानिस्तान से, और जिसके लिए उनको अपनी जो 18 साल नाकामी है उसके लिए एक स्केपगोट चाहिए, और जिसके लिए उन्हें पाकिस्तान को बार बार वो कहते हैं कि पाकिस्तान में चूंकि सेफ हेवन्स हैं, हम अपनी हुकूमत में भी कहते रहे और अभी तक कहेंगे कि पाकिस्तान में अब कोई मुनज़्ज़म मौजूदगी नहीं है किसी ऐसी जहादी तंजीम की, और
अगर कोई ऐसे स्कैटर्ड एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं इंडिविजुअली, उनका भी हम सफाया कर रहे हैं। लेकिन ये बात ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी के लिए कि वो दुनिया को ये कन्विंस कर पाए कि पाकिस्तान संजीदा हो गया है। दुनिया में, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, ज़रबे अज़ब से कन्विंस नहीं हुई, रद्दुल फसाद से भी कन्विंस नहीं हो रही। उसकी अपनी वजूहात हैं। और फिर हिंदुस्तान और अमेरिका का जो गठजोड़ है वो भी इसके अंदर अब बड़ा खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि अमेरिका का जो नैरेटिव है वो अब जाके बिल्कुल कोइंसाइड कर गया, एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो गई है हिंदुस्तान के साथ कि पाकिस्तान जो है मगर खुर्रम दस्तगीर साहब, कता कलामी माफ, देखिए जो भी मलबा अब गिर रहा है इस हुकूमत के ऊपर, उसके अंदर आपका भी तो एक रोल है। जिस पोजीशन के ऊपर आप इस वक्त पाकिस्तान को लेके आए हैं, क्या इसकी अब ज़रूरत थी कि इंटरनेशनल NGOs को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलात दरपेश हों? लेजिटिमेटली तो सब NGOs को रजिस्टर करना चाहिए और वो प्रोसेस से जाने के लिए भी तैयार हैं, मगर बार बार उनको इस तरह तंग करना, हरासा करना, ये तो आपकी हुकूमत ने शुरू किया था। जी, ये इशू इसलिए पैदा हुआ कि अगर आपको याद हो 2008-9 में पाकिस्तान, उससे पहले जो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के आगाज में ये बात खुलकर सामने आ गई कि अमेरिका बाकायदा तौर पे एक खुफिया जंग लड़ी उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे, जिसमें आपको याद होगा, आपके नाजरीन को याद करा दूं कि जो शमसी एयरबेस भी शामिल था कि ड्रोन्स पाकिस्तान की सरजमीन से उड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर ही बमबारी किया करते थे। अब जब उसकी करेक्शन शुरू हुई, जब हमने बिल्कुल ही अपनी सरजमीन को खोल दिया परवेज मुशर्रफ के दौर में, अमेरिका और वेस्टर्न जो एजेंट्स थे, इंटेलिजेंस एजेंट्स थे, अब जब उसको करेक्शन की तो शायद ओवर करेक्शन हो गई। तो हमें ये बात जो है, ये बैलेंस समझाना है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी है वो बड़ी अहम है, और जिसने भी अगर एंटी टेरर में हमारे साथ ताउन करना है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उन्हें मुकम्मल इजाजत दे दी जाए कि वो पाकिस्तान की सरजमीन इसमें कोई भी नहीं चाहता कि मुकम्मल इजाजत दी जाए। जी अहमद रशीद साहब, इधर जो खुर्रम दस्तगीर साहब दो बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जहां तक हकानी नेटवर्क का सवाल है तो कोई भी मुनज़्ज़म नेटवर्क यहाँ पे कंसोलिडेटेड सेफ हेवन्स नहीं है, और अगर और भी हैं तो हम उसको सफाया करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, जब वो NGOs की बात करते हैं, इंटरनेशनल NGOs की, तो वो कहते हैं जब मुशर्रफ साहब ने इतनी स्पेस यहाँ पे दे दी थी तो किसी तरह हमने उसको वापस जो है लिमिट करना था, और यहाँ पे जो भी एक तरीके से जासूस के तौर पे NGOs आए हुए थे उनका भी तो सफाया करना था। अच्छा, मैं पहली बात तो ये करूँगा कि दस्तगीर साहब, जैसे ही कोई तंजीम पकड़ी जाती है, जासूसी तंजीम है या जासूस कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उनको तो फ़ौरन निकालना चाहिए। और हमने यही किया था। सेव द चिल्ड्रन वही तंजीम थी जो ओसामा बिन लादेन और अमेरिका के साथ काम कर रही थी, और पूरा तंजीम तो कहती है कि हम नहीं कर रहे थे। एक इंडिविजुअल था जिसमें वो तो अभी जेल में भी है, तो उनको सज़ा दें। उनको पूरी बैनुल अक़वामी जो तंजीमात हैं, जिसमें कोई 50-70 हैं पाकिस्तान में इस वक्त, अब उनको सबको सज़ा करना मैं सही नहीं समझता हूँ। दूसरी बात जो हक्कानी और तालिबान की बात है, देखिए जी, ये एक रोना है जो पूरी दुनिया रो रही है। सब यही कहते हैं कि हम अभी तक तालिबान को पाल रहे हैं। अब बात यह है कि अगर दुनिया एक तरफ है और पाकिस्तान दूसरी तरफ है, हमने कुछ तो नोटिस लेना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। और अफसोस की बात है कि हम जब डिनाई करते हैं तो वो डिनाइल जो है वो बाकी मुल्क वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम कुछ करेंगे तो ज़रूर दुनिया को भी पता चलेगा कि पाकिस्तान ने तालिबान को पुश किया है मुज़ाकरात के लिए या सीज़ फायर के लिए। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास प्रेशर नहीं है। इसमें भी लोग तनकीद करते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस तो पाकिस्तान का है, और वो कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है खुर्रम साहब, ये 2 पॉइंट्स जो अहमद रशीद साहब ने उठाए, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, पहली बात देखिए ना, पाकिस्तान ने पहले 2015 में अर्ली कोशिश की कि मरी में जब अफगानिस्तान के साथ हमने वहां तालिबान के साथ एक डायलॉग को फैसिलिटेट किया, वो उसको अंडरमाइन कर दिया गया और खबर लीक अफगानिस्तान से हुई
कि मुल्ला उमर की हलाकत हो गई है और उसने उस पूरे प्रोसेस को डिरेल कर। फिर जब उसी साल दिसंबर में हार्ट्स ऑफ एशिया इस्लामाबाद में हुई कॉन्फ्रेंस, तो उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम कोशिश करते हैं। लेकिन उसके फौरन बाद जब मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई तो वो फिर मामला जो है वो सारा का सारा पिटाई में पड़ गया। तो पाकिस्तान ने तो पिछली गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में 2 इंतहाई संजीदा कोशिशें की अफगान तालिबान को टेबल पर लाने की और अमेरिका के साथ। मगर खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह के अहमद रशीद साहब आपसे पूछ रहे हैं, फिर दुनिया इन मुश्किलात को या इन ऑब्स्टिकल्स को या जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसको क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं देखती? जी देखिए, ये मैं इस मामले में बड़ा एक हसास मामला है, क्योंकि यहाँ पर सिविल मिलिट्री का इशू आ जाता है कि शायद ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट्स को जिनके बारे में इल्म नहीं है और दुनिया को उसके बारे में इल्म है, और हम तक वो सिर्फ एज एक्यूजेशंस या इल्जाम के तौर पर हम तक पहुंचती हैं। और हमें तो जो इन्फॉर्म किया गया है अपनी तमाम एजेंसीज की तरफ से, अस्करी भी और दूसरी, वो यही है कि पाकिस्तान में अब मुनज़्ज़म कोई मौजूदगी नहीं रही। ये इससे तो कोई डिनाई नहीं करेगा ना कि पाकिस्तान ने ज़र्बे अज़ब लड़ी है। अब दुनिया की तरफ से जो अभी तक एक्यूजेशंस का जो आपने देखा एक पूरी तवील सिलसिला जारी है, वो तो इस तरह है कि जैसे ज़र्बे अज़ब हुई नहीं। एक बात करनी अहम है कि जिस तरह अहमद रशीद साहब ने कहा कि सेव द चिल्ड्रन के अंदर हमें लगा कि जी उन्होंने अच्छा रोल नहीं प्ले किया पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हमने एक्सपेल कर दिया। मगर पूरी कम्युनिटी को क्यों जो है पनिश किया जा रहा है सिर्फ एक एनजीओ की वजह से? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जो एक मतानत के साथ संजीदा तरीके से इस मामले को हैंडल करना है, अभी तक रियासत पाकिस्तान क्योंकि यहाँ आके, मगर ये किया तो आपकी हुकूमत ने था ना, तो पहले क्यों नहीं संजीदा तरीके से इसको देखा गया? नहीं, उसमें जो संजीदगी जिसकी कमी है वो ये है कि यहाँ एक ऐसा फेज है जिधर सिविलियन और मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन होके फैसले करने हैं, और उस वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात की, और हमने देखा कि कैसे हाल ही में हिंदुस्तान ने कहा कि वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। मगर आखिरी मौके के ऊपर ही जो एक मीटिंग, तयशुदा मीटिंग थी अमेरिका में सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान, उसको कैंसिल कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं ज्योति मल्होत्रा साहिबा, जो नामवर भारतीय सहाफ़ी हैं और द प्रिंट के लिए वो लिखती भी हैं। तो ज्योति, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आखिरी मिनट के ऊपर हिंदुस्तान ने क्यों ये फैसला किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब से ये मुलाकात नहीं करनी? चूँकि जो 2 वजूहात उन्होंने दी हैं, एक कि जी स्टैम्प के ऊपर बुरहान वानी की तस्वीर है, वो तो इलेक्शन से पहले ही उसका फैसला हो गया था कि स्टैम्प के ऊपर होगी, और दूसरी तरफ जो वो कहते हैं कि जी उनके जो 3 पुलिस वाले हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो मुबैना तौर पर यहाँ से कोई लोग गए हैं जिन्होंने उनको वहाँ पर मारा है, तो वो भी जब उन्होंने ये कहा था कि जी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे पहले का वाकया है। तो क्या वजह हुई कि हिंदुस्तान ने ये कह दिया? क्या एक बहाना बना, या अंदर से आपकी हुकूमत के अंदर हॉक्स हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हों? जो स्टेटस पोजीशन जो है भारत की सरकार की, वो ये है कि जम्मू और कश्मीर में 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी 3 पुलिस वालों की हत्या हुई है, और जो इंटरसेप्ट्स के मुताबिक जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंटरसेप्ट्स मिली हैं, उसमें ये कहा गया है कि एक पुलिस वालों को मारा जाए। तो इसको सामने रखते हुए जो है हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि एक तरफ आप बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके के ऑर्डर्स दे रहे हैं कि हमारे पुलिस वालों की हत्या की जाए, उनको मारा जाए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये, मगर ज्योति अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो एक तरीके से हत्या जिसको आप कह रही हैं, कत्ल हुए हैं, तो ये तो उनके एक्सेप्टेंस से पहले हुए हैं। उन्होंने पहले मुज़ाकरात की जो पेशकश की गई थी तो उन्होंने उसको कबूल कर ली थी, उसके बाद जो है ये हत्या तो उससे पहले हुई है, ये कत्ल तो पहले हुए हैं। भारत के अंदर एक जो हार्ड लाइन है और एक सॉफ्ट लाइन है जी, और उसके बीच
जो सॉफ्ट लाइन है वो चाहती है कि बातचीत हो, जो हार्ड लाइन है वो कहता है कि बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो पाकिस्तान के साथ। तो इस मौके पे जो हार्ड लाइन है वो ही जीत के सामने आया है। ठीक है कसूरी साहब, आप हमारे साथ हैं। आपने भारत की जो हार्ड लाइन है उसको पहले भी फेस किया है, मगर क्या आप भी ये समझते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त जो हॉक्स हैं वो जीत गए हैं, या जिस तरह ज्योति कह रही हैं कि जो मामलात हुए इन सोल्जर्स के उसके बाद ही ये फैसला किया गया और शायद इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी? आप कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत जब से आई है उस वक्त से जो नैरेटिव है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान इंडिया, पोलराइजेशन, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक खास तबके को सूट करता है इलेक्टरल पर्पसेस से, वो बहुत जोर से जारी था। मैं ये समझता हूँ कि जो लेटर लिखा गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, आई वेलकम दैट। उन्होंने ये लेटर लिखा था और अच्छा लेटर था। उसमें उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बात की थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 14 सितंबर को एक लेटर उसका जवाब दिया। जी बिल्कुल। और ये इंडियन गवर्नमेंट को 6-7 दिन एवेल्युएट करना, स्टेक होल्डर से बातचीत करना, उनको पूरा मौका मिल गया था। स्टैम्प कब छपे थे और जो फौजी की लाश मसख हुई है, यानी कि उसको डिसफिगर किया है, जो हिंदुस्तान ने कहा है। पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन ने, आपने सुना होगा, कल कहा है कि हम प्रोफेशनल आर्मी हैं, हम फौजियों की फिगर्स डिसफिगर नहीं करते। मिस निर्मला सीतारामन जो है हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि हमारे फौजी भी पाकिस्तानी फौजियों की गर्दनें काटते हैं, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं। तो आप यू फील कि इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, मगर फिर सवाल ये है कि पहले मानना और फिर पीछे हट जाना, इसकी क्या वजह? मैं उससे बढ़ के बात कर रहा हूँ जी। मैं अपने तजुर्बे की एक बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल यह है कि दोनों साइड चाहती थी कि बातचीत हो, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि जब हालात इतने खराब हों, जब तक आप पब्लिक ओपिनियन को तैयार ना करें, उसके बाद पैतरा बदला के बातचीत होगी। जो ब्लो बैक हुआ है, इन्होंने पीस के लिए स्पेस हिंदुस्तान में कम कर दी है। ठीक, दिस इज नाउ कसूरी साहब, कता कलामी माफ, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। अहमद रशीद साहब, जिस तरह कसूरी साहब कह रहे हैं कि जी पहले तो आपको एक पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ता है, फिर ही आप इस किस्म के स्टेप्स ले सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा से मुज़ाकरात का एक रहा है ओपिनियन, मगर अब जबकि हिंदुस्तान पीछे हट गया है तो अमरीका जो कह चुका था कि ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो इस मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो जॉइंट कम्युनिके इकट्ठे मिलकर दे चुके हैं जब पोम्पे साहब वहां पे दौरा करने गए थे कि जी यहाँ पे सारे दहशतगर्दी तंजीमों को आपका खात्मा करना पड़ेगा, और FATF के भी आप बात बता चुके हैं। ये है कि हमने जल्दबाजी बहुत की। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ सलाह नहीं किया। मैं आपको फॉरेन ऑफिस के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई, पाकिस्तान का जो सफ़ीर है दिल्ली में वो भी उसको बुलाया नहीं गया, पहले उसके साथ सलाह मशवरा करना था। मेरे ख्याल में हमने बहुत जल्दबाजी की है। और दूसरी तरफ से ये भी है कि जब हमको पता है कि मोदी साहब जो हैं वो कैसे मुज़ाकरात, वो भी चाहते तो हैं नहीं, उनकी वो हैं लीडर हैं, हार्ड लाइनर्स की लीडर हैं इंडिया में। तो हमने बहुत आहिस्ता कदम उठाना चाहिए था। हमने पहले किसी जूनियर ऑफिशियल को या इमरान खान के मुशीर को भेजना था, चुपके से पूछना था कि आपका क्या मौक़िफ़ है कि बातचीत फिर से शुरू हो जाए। अब फ़ौरन एक लीप करना, जंप करना और कहना कि जी फॉरेन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, मेरे ख्याल में इतनी महीनों हो गए जब कोई रास्ता ही नहीं हुआ है, जब कोई तैयारी भी नहीं हुई है, मेरे ख्याल में जल्दबाजी बहुत हुई है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि गलती तो उनकी है, मगर हमको भी देखना चाहिए कि हम कैसे पॉलिसी आगे बढ़ाते हैं। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, अहमद रशीद साहब ये कह चुके हैं कि हमने अपनी पॉलिसी अगर आगे बढ़ानी थी तो कम से कम अपना होमवर्क तो करते, एक राह हमवार तो करते। और खुर्शीद कसूरी साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कम से कम एक पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहिए था। आपकी क्या राय है? ये तो वाज़ेह है कि चूंकि हिंदुस्तान में जो अगले इलेक्शंस हैं
उनमें 1 साल से भी कम रह गया है। तो इस मामले में जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बैनुल-अक़वामी साख बेहतर करने की बजाय अपने जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उनको तरजीह देते हुए ये मुलाकात कैंसिल कर दी। और हिंदुस्तान ने चूंकि 2008 के बाद से पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं किए जी, तो वो अपनी हठधर्मी पर और जो वॉर मंगरिंग है वो कायम है। लेकिन जो तब्दीली आई थिंक जिसके ऊपर पूरी दुनिया को जरूर फिक्र करनी चाहिए और पाकिस्तान को भी इस पर थोड़ा सा शोर और पहले से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पिछले 2 साल से हिंदुस्तान ने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो वायलेशंस हैं उनमें 600 गुना इजाफा कर दिया है। जो 2016 तक जो है वो 300 कुछ थी, वो 2017 में 1900 को भी क्रॉस कर गई। इस साल भी बहुत ज्यादा हो रही। नहीं तो मगर क्या आप समझते हैं जिस तरह के अहमद रशीद साहब कह रहे हैं कि हमें भी यहाँ पे अपना होमवर्क अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये तंकीद तो आपकी हुकूमत के ऊपर भी होती रही है कि जी आप सही तरीके से होमवर्क नहीं करते और हाई लेवल मीटिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जी, ये जरूर जो मौजूदा गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उन्होंने इंतहाई उजलत का मुजाहरा किया है। और जो एक प्रोसीजर था कि अगर हिंदुस्तान को अप्रोच भी करना था, ये बात ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खत लिखा इनकी हुकूमत के आगाज में और मुबारकबाद दी। लेकिन आपको और नाजरीन को याद होगा कि उस खत को भी जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसने मिस इंटरप्रेट किया और ये इसका जो है वो ड्रम बजा दिया कि शायद मुज़ाकरात की दावत आ गई है, जिसको फिर वहां न्यू दिल्ली से कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा उनको कि जी हमने कोई मुज़ाकरात की दावत नहीं की। और इस मामले में जब उन्होंने एग्री किया था मुलाकात के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि हम डायलॉग रिज्यूम नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक मुलाकात। तो ये जरूर था कि जो लगे बंदे सफारती तरीकाकार हैं उसी को इस्तेमाल करना चाहिए था। हाई कमिश्नर, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक बात। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम फौरन ही आके शायद कोई तब्दीली कर लेंगे। तो पाकिस्तान में तो मामलात जो है वो फर्क है और हिंदुस्तान में इलेक्शन ईयर करीब है। इनको अभी डिस्कवर करेंगे कि इतना आसान नहीं है मैनिपुलेट करना। अच्छा, ये अभी डिस्कवर करेंगे। ज्योति मल्होत्रा साहब, ये खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। देखिए, हम तो यहाँ बैठे हैं, आप बताइए कि वहाँ पे किस किस्म का माहौल है? क्या वहाँ की जो अवाम है वो अमन चाहती भी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान? क्या बात है कि वहाँ पे पेशकश यहाँ से तो बहुत होती है मगर वहाँ पे जो हाथ है उसको परे कर दिया जाता है अमन का या दोस्ती का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी अखबारें हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस तरीके से डायलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की तरफ से जो है आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक डायलॉग शुरू करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। हैं पाक भारत ताल्लुकात की। कसूरी साहब, हुकूमत तो आपकी है। जिस तरह के इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और अंग्रेजी में वो काफ़ी सख्त थी, उन्होंने कहा कि डिसअपॉइंटेड एट द एरोगेंट एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स बाय इंडिया टू माई कॉल फॉर रिजम्पशन ऑफ द पीस डायलॉग. However, all my life I have come across small men occupying big offices who do not have the vision to see the larger picture. नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आती, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आती। आपको लगता है कि इमरान खान साहब को खुद इस किस्म की एक हाश ट्वीट करनी चाहिए थी या कि उनको अलाउ करना चाहिए था कि फ़ॉरेन ऑफिस या हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो इस मामले को अच्छी तरीके से देखते? देखिए, बात यूँ है, आपने क्योंकि कुछ बातें की गई हैं उनको इन कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहिए। मैं पूरी बात समझ क्योंकि नहीं सका मुझे ये ज्योति साहिबा की, तो मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट में देखें। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेटर लिखा जिसमें उसमें कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का उन्होंने जिक्र किया। कोई जरूरत नहीं थी। वो ये कह सकते थे मुबारक हो आपको और हम चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे रहे। ये भी चाहते हैं कि ना ही लेटर लिखते। तो आप ये कह रहे हैं कि पेशरफ्त उनकी तरफ से हुई, इनिशिएटिव उनकी तरफ से। दूसरा पर्सपेक्टिव आ चुका है तो मुझे मौका दें। जी जी, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आगाज किया, जरूरत नहीं थी। अगर वो कोई
चीज नहीं करना चाहते थे, एक फोन कॉल काफी थी। फिर इंडिया के हाई कमिश्नर क्रिकेट बैट लाए थे, हाई कमिश्नर लाए थे। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनकरेज किया एक माहौल को बेहतर कराना। उस कॉन्टेक्स्ट में 14 तारीख को जब लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने, तो 7 दिन के बाद उनका जवाब आया है। मैं समझता हूं ये बेसिकली चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। उन्होंने पीस कंस्टिट्यूएंसी के लिए स्पेस कम कर दिया है, जिसका उनको खुद अंदाजा नहीं था, जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। अब आप आ जाए ट्वीट्स की बात और जो स्पोक्समैन की बात है। जिस किस्म का मैं 5 साल फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है कि क्या जबान होती है फॉरेन ऑफिस की जी। यह फॉरेन ऑफिस की जबान नहीं है जो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने कही है जी कि इमरान खान का असली चेहरा बेनकाब हो गया। ये क्यों कहा गया? इमरान खान की एक फॉलोइंग है, उनको इंडिया में भी लोग इज्जत की नजर से देखते हैं, एक क्रिकेटिंग हीरो है, और लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई थी कि इमरान खान के आने से हालात बेहतर होंगे। अब हुआ यह है कि इन्होंने जो को कहानी की थी, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने की है, यह सियासी जबान है, ये फॉरेन ऑफिस की जबान नहीं। कभी फॉरेन ऑफिस ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करता कि उसकी असली चेहरा नजर आ गया। तो हुआ यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह सोच के कि अब ये लगेगा कि जैसे मेरे पे हमला होगा पाकिस्तान में, कि आपने तो गलत किया, आपने अमन की बात की, उन्होंने तो हाथ जुटरा दिया, आप कमजोरी में बात कर रहे हैं। तो उनका रिस्पांस उस कॉन्टेक्स्ट में है। और जब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगी कि ये गैर अखलाकी, गैर डिप्लोमेटिक जबान थी, उस वक्त तक आप ये नहीं समझ सकते। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जो गैर डिप्लोमेटिक एक ज़बान थी और वो सफारतकारी की ज़ुबान नहीं होती, वो हिंदुस्तान से शुरू हुई थी। मगर अहमद रशीद साहब, जिस तरह के खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान का जो पर्सपेक्टिव है और अमेरिका का, वो काफ़ी करीब आ रहा है। और जब हम बात करते हैं FATF के अंदर और हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान का भी, तो उसके अंदर ये था कि बहुत सारी ऐसी कलदम तंजीमें थीं जिसके ऊपर हिंदुस्तान जो है वो इतराज़ उठाता है, उनको बंद किया जाए। तो अब उसको कैसे देखा जाएगा? चूँकि अमेरिका का भी ये मुतालबा रहा, हिंदुस्तान का भी ये मुतालबा रहा, और उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक फैसला आ जाता है कि जमातुल दावा को पूरा हक है कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे चलाए। तो फिर इस सिचुएशन के अंदर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जाएंगे तो उनको किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा? ये मोदी साहब ने जो हरकत की है, ये ज़रूर इसका एक तो मतलब ये था कि पाकिस्तान को एक और दलदल में फंसाया जाए। और अफसोस की बात है कि ये हो सकता है अगर हम पेचीदगी से हम सूरत हाल नहीं देखें और हम कुछ लचक दिखाएं अपने मौक़िफ़ में। एक तो ये है कि इंडिया जो है और ख़ास तौर मोदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ अच्छे नज़र से तो नहीं देखेगा। और हमने ये एक्सेप्ट करना है, वी हैव ए हॉस्टाइल एनिमी ऑन आवर बॉर्डर, और ये हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये है जो हमारे अपने दुश्मन जो हैं, जो मुल्क के अंदर बैठे हैं और जो बॉर्डर पे बैठे हैं, जो अपने पाकिस्तानी हैं, दहशतगर्द हैं, उनको भी हमने कुछ ज़रूर फ़ौज ने बहुत सफाया किया है और कमांडर इन चीफ ने बहुत दफ़ा कहा भी है, मगर अभी तक ये मौजूद हैं। आपने देखा कि अगले कल परसों 7 फ़ौजी शहीद हुए हैं बॉर्डर पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। तो ये अभी तक हैं। और दूसरी तरफ से अभी तक कुछ तालिबान भी इधर अभी बसे हुए हैं। तो इस एक तरफ से तो हमारे ऊपर बहुत दबाव है अमेरिका से और अब इंडिया से जी, और दूसरी तरफ से हमारे दबाव दूसरी तरफ ये है कि हमने कुछ इसमें लचक दिखाना चाहिए, बेलिजरेंसी की तरफ हमने नहीं जाना चाहिए और एहतियात से हमने काम लेना चाहिए। और पूरे जो महकमे हैं गवर्नमेंट के, उनको सलाह मशवरा
में शामिल होना चाहिए। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आप वजीर दफा भी रह चुके हैं और वजीर खारजा भी रह चुके हैं। आपने कहा कि शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर कोई कोताही हो गई हो जिसकी वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इस केस के अंदर नेशनल एक्शन प्लान आपकी हुकूमत ने बनाया था, मगर आज भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कहती है कि आप बना तो लेते हैं कानून मगर उसको नाफिज नहीं कर पाते। जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर वो कहते हैं कि आप नाफिज नहीं करते, हवाला हुंडी के ऊपर आप चीज़ें नाफिज नहीं करते, जिसकी वजह से जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आपका इतना तजुर्बा रहा है, आपने कुछ एनालिसिस किया होगा, इसकी क्या वजह है? जी मैंने इसकी तरफ, मैं चूंकि ये हसास मामलात है, इसकी तरफ मैं इशारा ही कर सकता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की जो सिविलियन इंटेलिजेंस जो कि मुंतखब हुकूमतों के कंट्रोल में है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो इदारे हैं एक से ज्यादा हैं, वो इस पे एक मुखलिसाना कोशिश करके इकट्ठे नहीं होते और इस मामले को हल नहीं करते, ये इशू इंटरनेशनली रिजॉल्व नहीं होगा। आप ये देखिए ना, हम किस अब जब फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी गए हैं न्यूयॉर्क में या वॉशिंगटन में, अभी इंतखाबात में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इंतखाबात लड़ लिए हैं, हिस्सा ले लिया है। तो फिर हमें तो गौर करना पड़ेगा ना कि जिन तंजीमों को जब तक तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या प्राइम मिनिस्टर अब्बासी की गवर्नमेंट थी इजाजत नहीं मिली थी इलेक्शन लड़ने की, वो हमारी गवर्नमेंट जाने के बाद उन्हें इजाजत मिल गई, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन लड़के वोट ले लिए हैं। तो फिर ये जो क्रेडिबिलिटी है जहां से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था कि जब तक रियासत पाकिस्तान एज अ होल जिहादी तंजीमों को रिजॉल्व नहीं करती इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने में, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस एज ए जनरल, सिर्फ अमेरिका या हिंदुस्तान के साथ नहीं, एज ए जनरल मुश्किल का शिकार रहेंगे। ये मामला अब इंतहाई संजीदा और खराबी तक चला गया है क्योंकि FATF के जरिए अब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है उसके ऊपर भी असरअंदाज होना शुरू हो गया। ये एक डिसीजन जो है वो इमरान खान साहब को लेना पड़ेगा, जो आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल जो इन्होंने अभी चूंकि आते ही इस किस्म के ब्लंडर्स कर दिए हैं, जो पहले मोदी के लेटर के मामले में, चाहे वो फ्रेंच एम्बेसी की कॉल थी, पॉम्पियो की कॉल थी, चाहे CPEC के बारे में बयानात थे, मेरी उम्मीद और दुआ यही है कि ये मतानत के साथ और संजीदगी के साथ एंड विद ड्यू एप्लीकेशन जो है इन मामलात को देखेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, खुर्शीद कसूरी साहब, अहमद रशीद साहब, ज्योति मल्होत्रा साहिबा और मसूद हैदर साहब ने भी हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारी नज़र रहेगी शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे पर, अमरीका दौरे पर, और आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।